नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। और आज हम मॉक टेस्ट नंबर 39 करने वाले हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हुए हैं, तो आपसे मैं यही उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपने बिना स्किप किए देखनी है। और जब मैं कोई क्वेश्चन लाता हूं तो आपने वीडियो को पॉज ज़रूर कर लेना है और खुद ट्राई करनी है उस क्वेश्चन को करने की। और जिन्होंने अभी तक प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन पे या फिर एंड स्क्रीन पर मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को ज़रूर देखना। और जिन्होंने अभी तक एचपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी नहीं की है, जो रीजनिंग और मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैंने रीजनिंग और मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया हुआ है। प्लेलिस्ट पर विजिट करिए, आप वहां पर जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देखना। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो, काफ़ी इजी क्वेश्चन ये है। अब कैसे करना है, यहाँ पर मैं जो भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा वो सभी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। और जिनको बेसिक पढ़ना है वो डिस्क्रिप्शन पर जाइए या फिर प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियोस को देख सकते हैं जो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि किसी वस्तु पर लाभ विक्रय मूल्य के 20% के बराबर है। मतलब विक्रय मूल्य क्या होता है? सेलिंग प्राइस। तो किसी वस्तु पर जो लाभ है वो सेलिंग प्राइस के 20% के बराबर है। तो क्रय मूल्य पर कितना परसेंट लाभ हुआ? तो जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी उस पर कितना परसेंट लाभ हुआ? जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो सेलिंग प्राइस है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस, अगर ये जो प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है वो सेलिंग प्राइस पर दिया गया है। तो सेलिंग प्राइस मानो आपका 100 रुपये था, है ना। मान लो सेलिंग प्राइस आपका 100 रुपये था, विक्रय मूल्य 100 रुपये था, तो इस पर हमें 20% का लाभ हुआ। तो 20% का लाभ, इसका मतलब क्या मानते हो आप? तो 20/100, इस पर 20% का लाभ मतलब 20 रुपये का लाभ। तो कोई वस्तु है 100 रुपये की, उस पर हुआ हमें 20 रुपये लाभ, है ना। उस पर लाभ हुआ हमें 20 रुपये। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? तो कॉस्ट प्राइस हम इसमें इसको माइनस करेंगे, 20 - 100। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास निकल कर आया, जो उसके लागत मूल्य है वो निकल कर आया 80 रुपये। तो 80 रुपये पर हमें कितना लाभ हुआ ये फाइंड करना है ना। 80 रुपये पर कितना लाभ हुआ ये चीज़ हमने निकालनी है। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है ना, ये कॉस्ट प्राइस है और हमने वो वस्तु बेची 100 रुपये की, तो 20 रुपये का लाभ यहाँ भी हुआ। लेकिन यहाँ परसेंटेज निकलेगी कॉस्ट प्राइस पर, हमने पहले निकाली थी सेलिंग प्राइस पर। अब कॉस्ट प्राइस पर निकलेगी, इसका मतलब 80 नीचे आ जाएगा गुणा में 100। तो यहाँ पर आप देखोगे 20 से कम 20, 20 चौके 80 और 25 चौके 100। तो वो जो लाभ परसेंटेज होगा वो होगा 25%। तो 25% इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपका भी यही आंसर आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया है, अब वीडियो पॉज कर लो, खुद ट्राई कर लो क्वेश्चन को करने की, हर बार मैं नहीं कहूंगा। अब देखो, यहाँ कहा गया है कि किसी वस्तु का लागत मूल्य पर कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए। जो लागत मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस पर कितने और पैसे हम उसे बढ़ा दिया जाए कि उस पर 10% की छूट देने के बाद भी हमें 44% का लाभ हो। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? सबसे पहले लिखो कितने परसेंट का लाभ होना चाहिए? 44% का। कितनी परसेंट की छूट देने के बाद भी? 10% की छूट देने के बाद भी। तो वो वस्तु आपने मानकर चलनी है। मान लो वो, इसमें आपको 100 का माइनस कर देना है कि आपने 100 रुपये में 10 का जो आपने परसेंट दिया है उसका आपने माइनस कर लेना है, जितना आप छूट दे रहे हो, गुणा 100। बस आपने ऐसे इस क्वेश्चन को कर लेना है। अब यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 54/90 × 100, 1 0 से 1 0 गया, 6 9 54, तो 60%। तो 60% अधिक हमें उस कॉस्ट प्राइस पे जोड़ना होगा। यहाँ देखो कहा था ना कि किस वस्तु पर लागत मूल्य पर कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए, तो 60% ज्यादा अंकित करना होगा, जिस पर हम 10% की छूट देने के बाद भी 44% का लाभ प्राप्त कर सके। ऐसे में आपने हमेशा क्या करना है, जो परसेंटेज दी गई है उसे प्लस कर लो, जितनी की आपने छूट देनी है, जितनी आपने यहाँ पर छूट देनी है उसमें से 100 माइनस कर लो, और परसेंट तो आपको पता ही है 100 पर निकलता है। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, जो ये शॉर्ट ट्रिक मैं आपको करवा रहा हूँ ये सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन के लिए वैलिड रहेगी। दूसरे क्वेश्चन होंगे जिसमें ये वाली कंडीशन नहीं होगी, जैसे जो कंडीशन इस क्वेश्चन में दी गई है, तो वो क्वेश्चन इस शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि मैं पहले से कहता आया हूँ, शॉर्ट ट्रिक स्पेसिफिक क्वेश्चन में ही यूज होती है। जिसको बेसिक से पढ़ना है वो डिस्क्रिप्शन पर जाओ, वीडियो जरूर देखना, है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि चीनी तथा पानी के 12 लीटर के घोल में 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष घोल में कितने परसेंट चीनी है? तो पहले चीनी 4% थी, लेकिन उस समय चीनी और पानी का जो घोल है वो 12 लीटर का था। तो अब जब पानी गर्म कर लिया तो 2 लीटर चीनी, माफ कीजिएगा, जो पानी है वो वाष्प हो गया, मतलब वो उड़ गया। तो इसे कैसे करते हैं? तो यहाँ पर आपने सबसे पहले देख लेना है 12 लीटर घोल में कितने परसेंट? 4% है, 4% चीनी थी। अब 12% घोल में 2 लीटर पानी तो उड़ गया, है ना। तो अब हमने यहाँ पर ज्ञात करना है कि चीनी कितने प्रतिशत रह चुकी है। तो ये आ जाएगा 12 × 48, ये हो जाएगा 10,
तो 4.8%। तो इस तरह से आप इजी ट्रिक में इन क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ स्पेसिफिक क्वेश्चन तक ही सीमित है, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप इन शॉर्ट ट्रिक से इन क्वेश्चन को कर सकते हो। तो 4.8 आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ कहा गया है एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर घंटे की चाल से नाव चला सकता है और धारा की दिशा में उसकी गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो शांत जल में एवं धारा की चाल बताइए, मतलब कि उसकी नाव की चाल और धारा की चाल हमने फाइंड करनी है। बोट एंड स्ट्रीम का काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपने मेरी बेसिक क्लास देखी होगी, उसमें फ्री में आपको मैंने ये सब चीज़ें करवाई हुई है, वो व्यक्ति ये इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर एक बार तो हमारे पास धारा के विपरीत में इसकी स्पीड दी गई है, फिर एक बार धारा की दिशा में हमारी इसकी स्पीड दी गई है। धारा के विपरीत जब चलते हैं तो माइनस होती है बोट और धारा की स्पीड, लेकिन जब धारा की दिशा में चलते हैं तो वो आपस में जुड़ जाती है। तो जब भी ऐसी प्रकार से क्वेश्चन दिए होते हैं तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बेसिक वाली क्लास में भी बताया था। आपने क्या करना है, 10 धारा के विपरीत में दोनों की चाल, ये नाव और बोट दोनों की चाल है, और यहाँ पर भी इसकी दोनों की चाल है, ये धारा की दिशा में है, बटा 2 कर दो, 26 आया, 26 को 2 से भाग दे दो, 13। तो 13 किलोमीटर पर आवर ये है बोट की स्पीड, है ना, ये बोट की स्पीड है। अब धारा की स्पीड आप कैसे निकालोगे, तो 10 माइनस 16 बटा 2, 3 आया, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर 6 आएगा, 6 आया तो 3, तो बस 3 किलोमीटर है धारा की गति। क्योंकि जब देखो यहाँ पर, जब देखो ये है बोट की गति और ये हमारे पास धारा की गति, जब एक दूसरे के विपरीत जाएंगे तो 13 माइनस 3 होगा, क्योंकि आपस में घट जाएगा तो 10 किलोमीटर, जब एक दूसरे के साथ जाएंगे तो 16 किलोमीटर। तो क्वेश्चन हमारा ठीक हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि है सिटिंग अरेंजमेंट का। वीडियो पॉज कर लो, खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने की। तो आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं, सबसे पहले यहाँ कहा गया है कि 10 लोग एक समान क्रम में, जरूरी नहीं कि 2 समांतर पंक्तियों में एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। 2 समांतर पंक्ति 10 लोग, मतलब 5 ऊपर 5 नीचे। तो ऐसे में आपने इस तरह से आपने 2 पॉसिबिलिटीज मान लेनी है। 5 व्यक्ति है तो 5 बैठा लो, 1 2 3 4 5। व्यक्ति हमेशा एक दूसरे के अपोजिट बैठाने हैं, ऐसे नहीं कि एक आप यहाँ बैठा रहे हो फिर आप ऐसे बैठा रहे हो, है ना, ऐसा कभी नहीं करना। तो इसके अपोजिट बैठाने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आगे क्या कहा गया है, जो S T U V और W है उत्तर की ओर देख रहे हैं और J K L M N दक्षिण की ओर देख रहे हैं। तो हम यहाँ पर बिठाएंगे उन व्यक्ति को जो दक्षिण की ओर देख रहे हैं और ये जो उत्तर की ओर देख रहे हैं, है ना। ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से आसान हो जाएगा। जरूरी नहीं हर बार क्वेश्चन में यही कहा जाए, कई बार कहा जाता है दोनों दक्षिण में देख रहे हैं, कई बार कहा जाता है दोनों उत्तर में देख रहे हैं। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ये चीज़ आपने जरूर पढ़नी है। अब यहाँ कहा गया है S और V के बीच में 2 लोग बैठते हैं और S एक छोर पर बैठा है। S और V पर 2 लोग बैठते हैं और S और V कहाँ देख रहे हैं, उत्तर की ओर देख रहे हैं, मतलब वो इस वाली पंक्ति में आएंगे, है ना, इस वाली पंक्ति पर आएंगे। तो S और V वह कहाँ देख रहे हैं, वो देख रहे हैं उत्तर की ओर, और S एक छोर पर बैठा है। तो पहले कंडीशन में मैं ये मानकर चलता हूँ S हमारा यहाँ पर है, 2 व्यक्ति बैठे हैं इनके बीच में, तो 2 व्यक्ति यहाँ आ गए। दूसरी कंडीशन में मैं ये मानकर चलता हूँ कि S हमारा यहाँ बैठा है, 2 व्यक्ति छोड़कर V यहाँ है। अब आगे कहा गया है L V के विपरीत नहीं है, मतलब L यहाँ नहीं आएगा, L यहाँ नहीं आएगा, काटा मार लेंगे हल्का सा। वैसे हम इसे ऐसे ही याद रख लेंगे, ठीक है, इसे हम ऐसे ही याद रखते हैं। हम यहाँ पर एक इसको टिक कर लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। आगे कहा है W T के दाएं दूसरे स्थान पर है, और W हम जानते हैं ये उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, और यहाँ कहा गया है W T के दाएं दूसरे स्थान पर। अगर T यहाँ होगा तो दायां दूसरा पहला दूसरा, यहाँ तो नहीं हो सकता, यहाँ तो V है, तो इसका मतलब T के लिए एक ही जगह बचती है, वो है ये। अब जो W है T के दाएं दूसरा, अब उत्तर की ओर देख रहा है दायां, और इसका ये होगा तो दायां दूसरा आ जाएगा यहाँ पर, W यहाँ पर है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो T के दाएं दूसरा, T यहाँ आ जाएगा, W यहाँ आ जाएगा, और कोई जगह इनके लिए है नहीं। आगे कहा गया है V के तत्काल पड़ोसी K का सामना करते हैं। जो V का तत्काल पड़ोसी है, तो यहाँ पर तो 2 पड़ोसी है, वो K का सामना करते हैं, लेकिन साथ ही यहाँ पर एक चीज़ कही गई है, K और M के बीच में 2 लोग बैठे हैं। अब इन दो के, ये देखो K या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। अब K अगर यहाँ आएगा तो क्या इनके बीच में, K और M के बीच में हम 2 व्यक्ति बैठा सकते हैं? नहीं बैठा सकते। इसका मतलब K के लिए फिक्स जगह है, K वो है यहाँ पर आएगा। अब K और M के बीच में 2 व्यक्ति है तो M हम यहाँ ले लेंगे। इसी प्रकार से V के निकट पड़ोसी के अपोजिट K आएगा। अब K यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि अगर यहाँ आएगा K तो 2 व्यक्ति हमने बैठाने हैं K और M के बीच में, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। K यहाँ पर आएगा तो मतलब M हमारा यहाँ पर आ जाएगा, है ना, ये हुई ना बात। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, J और L एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है, मतलब J यहाँ आएगा या तो L यहाँ आएगा, ये यहाँ पर निकटतम पड़ोसी है एक दूसरे के।
ये यहीं पर आएंगे। और एक चीज़ हमने यहाँ नोटिस की है, एल वी के विपरीत नहीं बैठा, मतलब एल यहाँ नहीं आएगा, इसका मतलब एल यहाँ आएगा और जे यहाँ आएगा, इसका मतलब जे यहाँ पर और एल यहाँ पर। अब एल यहाँ क्यों नहीं आएगा, साफ साफ कहा गया है एल के विपरीत वी नहीं बैठा, ठीक है। अब आगे यहाँ पर कहा गया है जे और एल एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है, ये हो चुका है। एन के बाएं, एन जे के बाएं तीसरे स्थान पर है, एन जे के बाएं तीसरे स्थान पर, एन के लिए एक ही जगह बचती है, वो यहाँ पर है। अब जो एन है क्या वो जे के बाएं तीसरे स्थान पर है, नहीं, ये तो जे के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो ये क्वेश्चन गलत, ये पॉसिबिलिटी गलत। अब जिस व्यक्ति ने एक ही पॉसिबिलिटी ली होती और यही पॉसिबिलिटी ली होती एग्जाम में, तो उसका देखो कितना समय बर्बाद हो चुका, लेकिन जिसने दो पॉसिबिलिटी ली है वो अभी भी क्वेश्चन कर सकता है। एन के लिए एक जगह बचती है, एन यहाँ आ गया। अब जो एन है, एन जे के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो क्या एन जे के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो हाँ बाएं तीसरे स्थान पर एन है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका। ठीक, एक व्यक्ति बचता है, वो कौन है, वो है यू, यू यहाँ पर आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा सॉल्व हो चुका। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा कि एस के सामने कौन बैठा है, या फिर आपसे पूछा जाएगा एस के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, तो बाएं तीसरा यहाँ पर देखो 1 2 3 वी है, वी के दाएं दूसरे पर कौन है, तो यू है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका भी यही आंसर आया होगा। वीडियो अच्छी लगती है तो आपने इसे शेयर जरूर करना है, क्योंकि आपके लिए हर रोज यहाँ पर बेहतरीन एक पजल का क्वेश्चन जरूर इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि ये 5 मार्क्स का होता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 100 में से 10 या 20 बच्चे भी ऐसे नहीं होते जो इस रीजनिंग के क्वेश्चन को पूरा कर पाते हैं। और अटेम्प्ट तो सभी करते हैं, लेकिन सही 100 में से 5 या 10 भी नहीं होते जो इस क्वेश्चन को सही करते हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं। तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो यहाँ से पिछड़ जाते हैं। अगर आपका रीजनिंग का 5 नंबर का क्वेश्चन पूरा ठीक हो जाता है तो ये मानकर चलो आप बाकी बच्चों से 5 नंबर आगे हो, और 5 नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आपको बस इतना सा करना है कि वीडियो शेयर आपने ज़रूर करनी है, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ, आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन और ज़्यादा इंक्लूड करता रहूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।